नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम गुप्त काल से संबंधित चिकित्सा विज्ञान के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, चित्रकला के बारे में और स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। भाई, गुप्त काल अपने आप में बहुत बड़ा काल है जो कि 1, 2, 4 वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता था। इसलिए इसकी जितनी भी वीडियो बनेंगी हम वो आपको इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। गुप्त काल। गुप्त काल में वो महत्वपूर्ण चीजें जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिन पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। देखो जी, क्या है गुप्त काल। इसमें क्या थे, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और गणितज्ञों के बारे में जाना था कि उनके कौन कौन से किस प्रकार से आविष्कार थे, कौन कौन से उनकी आविष्कार यानी कि पुस्तकें या ग्रंथों के माध्यम से कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य थे उनके बारे में जाना। ठीक है, किसने अपने क्या क्या चीजें प्रमाणित की हैं उनके बारे में जाना। और उस वीडियो के माध्यम से जो बच गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा करेंगे। बात करते हैं ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त गुप्त काल से ही संबंधित है और ये क्या थे, गुप्त काल के गणितज्ञ, क्योंकि गुप्त काल में ही सबसे ज्यादा साहित्य का विकास हुआ। भवन यानी कि एक तरह से गुप्त काल प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या थे, ब्रह्मगुप्त जी एक गणितज्ञ थे। उन्होंने हमें क्या जानकारी मिलती है इनसे, इन्होंने कहा था गुरुत्व आकर्षण बल का सिद्धांत इन्होंने जो दिया था वो गुरुत्व आकर्षण बल का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये चीज इन्होंने ही प्रमाणित करी थी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इनकी रचनाएं क्या थी, इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी जो रचना थी वो ब्रह्मफुट सिद्धांत के नाम से थी। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ क्वेश्चन जो कि पेपरों में किस प्रकार से बनते हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो गुप्त काल से ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो ये कि वैज्ञानिक हैं, कुछ गणितज्ञ हैं, इनसे मिलान के लिए आएंगे। दूसरा, ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रह्मफुट सिद्धांत का आविष्कार किसने किया या इसके रचनाकार कौन थे। या फिर यह बन सकता है कि ब्रह्मपुट सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किस काल में विकसित हुआ था या किसके द्वारा विकसित हुआ था। क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि एक वाक्य के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इनके बाद में देखो, ब्रह्मगुप्त जी तो जो थे वो गणितज्ञ थे, गुरुत्वाकर्षण बल का इन्हें जनक माना जाता है। इनकी रचना ब्रह्मफुट सिद्धांत है, ब्रह्मफुट सिद्धांत है। इसके बाद में क्या होता है, इनके बाद में यानी कि इनकी रचना के बाद में खंड खाद्यांक ध्यान संग्रह की रचना होती है। ठीक है, क्या हो गया, इसके बाद में यानी ब्रह्मपुट सिद्धांत के बाद में खंड खाद्यांक ध्यान संग्रह की रचना होती है। इसका प्रयोग किस चीज में होता है, खगोल शास्त्र, यानी कि खंडन घात संग्रह का की जो ग्रंथ है उसका प्रयोग हम गुप्त काल से संबंधित है, खगोल शास्त्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इन्होंने कहा सूर्य पूर्व उदय होता है और अस्त होता है। ये जो जानकारी दी थी उदय होने की और अस्त होने की जानकारी वो ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा ही थी। तो अब हमें इनके क्या क्या चीजें मिली, नंबर 1 गणितज्ञ मिल गए, नंबर 2 गुरुत्वाकर्षण बल के जानकारी मिल गई और इनकी रचना ब्रह्मपुट सिद्धांत, और बाद में जो रचना थी वो खंड खाद्यांक ध्यान संग्रह की भी हमें जानकारी मिली। और हमें ये भी जानकारी मिली ब्रह्मगुप्त जी के ही द्वारा
कि इनका प्रयोग खगोल शास्त्र में भी किया जाता था और इन्होंने ही कहा कि सूर्य उदय और अस्त होता है। ये ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा महत्वपूर्ण प्रमाणित साक्ष्य हैं और वाक्य हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा ब्रह्मगुप्त जी के बारे में। अब गुप्त काल जी के अन्य ज्योतिषकारों के हम बारे में जानते हैं, क्योंकि ये गणितज्ञ और ज्योतिषी भी थे। अब देखो गुप्त काल से ही संबंधित अन्य जो ज्योतिषी वो कौन थे हैं? कुडरंग, कुडरंग, निसकू और लालदेव, ये गुप्त काल से संबंधित अन्य ज्योतिषी हैं। अब मैंने आपको वो सारी जानकारी दी है गणितज्ञों से और ज्योतिषियों के बारे में जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है। बात करते हैं गुप्त काल से संबंधित चिकित्सा विज्ञान के बारे में। चिकित्सा विज्ञान के बारे में बात करते हैं। गुप्त काल में भाई चिकित्सा विज्ञान का भी आविष्कार करने वाले बहुत से विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या करा भाई? रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान वेता जो थे कौन थे? वो थे नागार्जुन यानी नागसेन। ये गुप्त काल से संबंधित है। इन्होंने ही जानकारी यानी कि रसायन के बारे में और धातु विज्ञान के बारे में जानकारी प्रमाणित की। इसके कौन थे? धातु वेता वैज्ञानिक जो थे वो नागार्जुन थी। इन्होंने क्या करी? रस चिकित्सा का आविष्कार किया था। रस चिकित्सा का यानी रसायन शास्त्री थे तो रस चिकित्सा का आविष्कार इन्होंने किया। और इनकी अवधारणा क्या थी? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा इन धातुओं से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इन धातुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है। इनका जो आविष्कार था, इनका आविष्कार क्या था? पारद यानी पारा, इनका आविष्कार था। किनका था जी? ये थे नागार्जुन। अब ये हमने नागार्जुन जी के बारे में जाना। और दूसरी बात, गुप्त काल में धातु विज्ञान भी बहुत ज्यादा विकसित हुआ था। इसका एक उदाहरण है जो कि चंद्रगुप्त जी का है। कौन? धातु का मेहरौली का लोह स्तंभ, जो कि आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। ये धातु का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख उदाहरण है। यानी कि उस समय धातु विज्ञान भी काफी विकसित था और काफी उत्तम अवस्था में भी था। ठीक है। तो इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य जी का मेहरौली का लोह स्तंभ, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। तो ये यानी कि धातु विज्ञान वहां बहुत ज्यादा विकसित था। ये उसका उदाहरण है। धन्वंतरी, गुप्त काल से ही संबंधित धन्वंतरी, ये क्या थे? ये आयुर्वेद के विद्वान थे। धन्वंतरी जी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। धन्वंतरी क्या थे? आयुर्वेद के विद्वान थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यसभा के ये प्रमुख चिकित्सक थे। इनकी रचनाएं क्या थी? सुश्रुत संहिता क्या थी इनकी रचना? सुश्रुत संहिता इनकी रचना थी, जो कि शल्य चिकित्सा की जानकारी देता है। यानी अगर हमें जो जानकारी मिलती है वो धन्वंतरी जी के शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी देता है। कौन सा? इनकी जो रचना है सुश्रुत संहिता। ठीक है। अब ये हमें और क्या जानकारी देते हैं? गुप्त काल से ही संबंधित जानकारी के बारे में हम जान रहे हैं। देखो, अश्व, गज, गौम यानी घोड़ा, हाथी, गाय, हिरन, शेर, भालू, गरुड़, हंस, बाज यानी पशु और पक्षियों, उस समय इन पर भी अध्ययन हुआ था। ये जो जानवरों के नाम हैं ये हमें यह प्रमाणित करते हैं कि उस समय जानवरों पर अध्ययन किए गए थे इन वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इनमें हमें किस तरीके से पता चलेगी? इसमें क्या है? पाल थे। पाल ने क्या लिखी? गज चिकित्सा। इन गुप्त काल में इन जानवरों पर अध्ययन हुए
और इनमें से एक थे वैज्ञानिक थे पाल, विद्वान पाल जी ने क्या करा, गज चिकित्सा के बारे में हमें जानकारी दी। और बृहस्पति जी ने क्या है, बृहस्पति जी की क्या कीर्ति थी, गज लक्ष्य पशु चिकित्सा के ग्रंथ। तो भैया पाल जी ने गज चिकित्सा का ग्रंथ लिखा, बृहस्पति जी ने गज लक्ष्य पशु चिकित्सा ग्रंथ लिखे, जो कि गुप्त काल से संबंधित है, महत्वपूर्ण जानकारी है ये। अब हम बात करते हैं स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, ठीक है। इसमें क्या है, मंदिर निर्माण से संबंधित जानकारी हम लेते हैं। तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण का जो प्रारंभ होता है, मंदिरों के निर्माण का, गुप्त काल में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंदिर अगर बनने शुरू होते हैं तो इस कला का जो प्रारंभ होता है वो गुप्त काल से होता है, ठीक। इस समय किस प्रकार के मंदिर बनते थे गुप्त काल में, तो वो होते थे सपाट, सपाट मंदिर। लेकिन हमें एक जानकारी और मिलती है गुप्त काल से ही संबंधित, जो कि 472 ईस्वी की है। 472 ईस्वी की क्या है कि मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है, शिखरों, शिखरों की चर्चा, यानी मंदिरों के ऊपर शिखर बनते थे, उनकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है, मंदसौर अभिलेख। इसमें क्या है, शिखर जो थे ना, शिखर, शिखर, शिखरों की हमें जानकारी मिलती है। और दूसरी जानकारी क्या है, पहला उदाहरण, भाई शिखर का पहला उदाहरण गुप्त काल से दस अवतार मंदिर, देवगढ़ का दस अवतार मंदिर है, जो कि शिखर के द्वारा बना हुआ है। ये वैष्णव मंदिर है, क्या है, वैष्णव मंदिर है। और मंदिर किस प्रकार से बनते थे, सबसे पहले मंदिरों के बारे में जानते हैं, मंदिर बनते कैसे थे। तो मंदिर चबूतरे पर, नंबर एक, गुप्त काल में जो मंदिर थे चबूतरे पर। और मंदिरों की विशेषताएं क्या थी कि बाहरी भाग, मंदिरों का बाहरी भाग स्तंभ और अलंकृत, यानी स्तंभ होते थे और वो सजाए हुए होते थे, और भीतरी भाग सादा। इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो कि पेपरों में पूछी जाती है, भीतरी भाग सादा होता था। और द्वार पर क्या था, द्वार पर द्वारपाल के बदले, जैसे कि द्वारपाल खड़े होते हैं ना मंदिरों के दरवाजे पर, भाई द्वारपाल नहीं थे उस वक्त, इनके बदले में क्या चीज मिलती है हमें, मंदिरों के द्वार पर गंगा यमुना की प्रतिमाएं, गंगा यमुना की प्रतिमाएं। और चौखट पर क्या मिलता है, शंख और चक्र। ये मंदिरों की विशेषताएं हैं। एक तो ये कि मंदिर चबूतरे पर बनते थे, दूसरा ये कि बाहरी भाग जो होते थे वो स्तंभ और अलंकृत होते थे, सजे हुए, भीतरी भाग सादा होते थे। और मंदिरों के द्वार पर द्वारपाल नहीं थे, इनके बदले में गंगा यमुना की प्रतिमाएं थी, चौखट पर शंख और चक्र थे, ठीक है। अगर अब बात करते हैं दस अवतार मंदिर की, इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो शिखर है वो 12 मीटर ऊंचा है। यह उदाहरण है दस अवतार मंदिर का, शिखर 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब गुप्त काल के मंदिरों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जो कि पेपरों में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मिलान के लिए 101% ये पेपरों में आती है। किस प्रकार से, मंदिरों की हम अगर बात करें तो गुप्त काल से संबंधित मंदिरों के ही बारे में जानेंगे, केवल गुप्त काल से संबंधित। गुप्त काल में लगभग 8 मंदिर बने हैं, और इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। वो कैसे, देखो भूमरा का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में है, गुप्त काल से संबंधित। दूसरा, अब शिव जी के साथ में पार्वती है, तो आप याद रखना नचना कुठार पार्वती मंदिर है, जो कि पन्ना जिले के अजयगढ़ में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। शिव जी के बारे में पता चला, भूमरा यानी भूमि, भूस्वामी, शिव जी के बहुत सारे रूप है, ठीक है। तो भूमरा का शिव मंदिर सतना में है, और नचना कुठार पार्वती पन्ना, पार्वती और पन्ना, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर कहां पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। देवगढ़ दस अवतार मंदिर, ये क्या है, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश, यानी ललितपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, ठीक है। खोए मंदिर नागौद उत्तर प्रदेश में है,
ठीक है। लडखान मंदिर ये क्या है, ऐहोल, ऐहोल के समीप है। और सिरपुर लक्ष्मण मंदिर ये क्या है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। बेतरी गांव मंदिर कानपुर में उत्तर प्रदेश। अब देखो भैया, 1 2 और 3, 3 हो गए उत्तर प्रदेश के और 3 हो गए मध्य प्रदेश के, एक छत्तीसगढ़ का और एक ऐहोल में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये गुप्त काल से संबंधित कुछ मंदिर हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। बात करते हैं मूर्तिकला की गुप्त काल से संबंधित। मूर्तिकला की अगर हम बात करें गुप्त काल में, तो देखो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये क्या थे, प्रमुख केंद्र थे। ये गुप्त काल से संबंधित मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। इनका जो आधार था, मूर्तियों का जो आधार था वो मथुरा मॉडल था। गुप्त काल में मॉडल क्या था, मथुरा मॉडल। और इसमें मूर्तियों की विशेषता क्या थी कि जो कुषाण काल में, देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, कुषाण काल में जो मूर्तियां नंगी थी, ठीक है, नंगी और कामुकता, नंगी और कामुकता ये गुप्त काल में समाप्त हो गई, लोप हो गया। गुप्त काल में क्या करने लगे, जो मूर्तियां बनती थी उसमें क्या है कि मूर्तियों को वस्त्र पहनाने शुरू कर दिए, ठीक है, वो थोड़ी तमीज और तहजीब में आ गई। पहले क्या थी, वो नंगी अवस्था में ज्यादा मूर्तियां बनती थी। अब इसी का एक उदाहरण है बिहार के सुल्तानगंज से हमें तांबे की, याद रखना, तांबे की 7.5 फीट ऊंची, 7.5 फीट ऊंची एक मूर्ति मिली है। यह मूर्ति कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि मैंने आपको भी जानकारी दी है, ठीक है। अब प्रमुख केंद्रों के बारे में जानकारी मिल गई, मॉडल के बारे में जानकारी, और एक खास विशेषता कि जो मूर्तियां कुषाण काल में नंगे होते थे, नंगी अवस्था में थी, अब उन पर वस्त्र ओढ़ाए जाने लगे और उन्हें थोड़ा सा बढ़िया सज्जन तरीके से बनाने लगे, ठीक है। अब इसमें उसका उदाहरण एक है कि सुल्तानगंज से हमें, जो कि बिहार में है, तांबे की 7.5 फीट ऊंची मूर्ति मिली है, जो कि गुप्तकालीन है, ठीक है। बात करते हैं चित्रकला के बारे में। भाई गुप्तकालीन चित्रकला की खोज किस प्रकार हुई, किसने की, और इन चित्रकला से हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, इनके बारे में। तो भैया खोज करी थी 1824 ईस्वी में, किसने करी थी, सर जेम्स ने की थी। चित्रकला में गुप्त और वाकाटक वंशों का, भैया एक तरफ गुप्त का समय था तो दूसरी तरफ वाकाटक वंश का समय था, और वाकाटक और गुप्तों के संबंध भी थे, इनके वैवाहिक संबंध भी थे, ठीक है। इनका योगदान रहा था चित्रकला में और मूर्ति कला में भी बहुत अच्छा, और इनके समय में इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार भी हुआ था, ठीक है। दूसरा, इनका जो योगदान था, इसके जो साक्ष्य हैं, अब साक्ष्य की बात करें तो क्या साक्ष्य मिलते हैं हमें, दूसरी सदी से 7वीं सदी तक, दूसरी सदी से 7वीं सदी के, यानी कि मूर्ति और चित्रकला जो हमें मिलती हैं, हमें जो चित्रकला मिलती है, इसकी खोज करने वाले मिल गए, समय भी मिल गया, और हमें पता भी चल गई कि चित्रकला में सहयोग कौन कौन से राजवंशों ने दिया, तो गुप्त वंश ने और वाकाटक वंश ने चित्रकला में। लेकिन हमें जो ये साक्ष्य मिलते हैं जहां ये चित्रकला मिली है, वो हमें ये बताते हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि जो चित्रकारी है वो दूसरी सदी से 7वीं सदी की है, यानी दूसरी सदी से 7वीं सदी की है, और 7वीं सदी तक आते आते यानी मौर्य उत्तर काल की भी है, यानी मौर्य काल के साथ साथ मौर्य उत्तर काल की भी मिलती है। तीसरी इसमें क्या है, गुप्तों से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार पेपरों में पूछी गई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। गुप्तों से संबंधित गुफाएं, केवल हम बात करेंगे गुप्तों से संबंधित गुफाएं, तो वो कौन सी हैं, 16, 17 और 19, ये 3 ऐसी गुफाएं हैं जो कि गुप्तों से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको चिकित्सा विज्ञान, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य और कुछ विद्वान, वैज्ञानिक और ज्योतिषियों के बारे में जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों,
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि गुप्त काल अपने आप में बहुत बड़ा काल है जो कि 2-4 वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता। जितनी वीडियो में ये कंप्लीट हुआ है उतनी वीडियो में हमने इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। धन्यवाद।